मैं दिल्ली आना भी नहीं चाहता था, बीएचयू बनारस भी नहीं आना चाहता। मैंने तो घर में झूठ बोल दिया कि मेरा एडमिशन हो नहीं पाया तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन जो कोई दिख रहा था उस समय तो मेरे भाई साहब दिख रहे थे जिन्होंने मेरा एडमिशन कराया। तो आपको किसी सीनियर ने काम पे रख लिया, यही बहुत था कि हमने काम का मौका तो दिया आपको, हमें आपसे ले नहीं रहे पैसे, यही बहुत बड़ी बात है। डीडी के लिए हम प्रोग्राम करते थे, खूब अच्छा प्रोग्राम चलने लगा, अच्छे ऐड मिलते थे और उस टाइम पे हम लोग 1.5-2 लाख महीने के बचा लेते थे। आपका हार्ड वर्क नहीं है तो आप भाग्य का तो कोई महत्व है नहीं। भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करोगे। और मेरा जब एडमिशन हुआ बीएचयू में पहली बार तो मैं दिल्ली आना भी नहीं चाहता था, बीएचयू बनारस भी नहीं आना चाहता था। मैंने तो घर में झूठ बोल दिया कि मेरा एडमिशन हो नहीं पाया तो मैं जाऊंगा नहीं। तो मेरे बड़े भाई साहब थे, उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ शायद। तो वो बनारस गए और उन्होंने देखा कि हमारा नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए, बोले कि चलो एडमिशन लो। और मैं बहुत रो के एडमिशन लिया था। मुझे जीवन का सबसे बड़े दुश्मन जो कोई दिख रहा था उस समय तो मेरे भाई साहब दिख रहे थे जिन्होंने मेरा एडमिशन कराया था। मतलब गांव से बाहर नहीं निकलना चाह रहे? मेरा मन नहीं था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं कुशीनगर गांव है हमारा, जहाँ पे भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी, परिनिर्वाण उनका हुआ था, गौतम बुद्ध का। वो उस जगह के रहने वाले हैं हम लोग। तो एक बड़ा अच्छा माहौल था, वहाँ भी पढ़ाई हो ही रही थी। उस ग्रेजुएशन के लिए क्यों बनारस आना था, जो मेरा मानना था। लेकिन बनारस आके बहुत कुछ देखने को मिला। और फिर जब हम दिल्ली में आए, अगर मान लीजिए सीधे हम आ जाते दिल्ली शायद, तो हम दिल्ली टिक नहीं पाते, क्योंकि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तो आपको पच गया। एक ही बार सीधा मक्खन तो नहीं आप खा सकते। तो ये बनारस में के रहने की वजह से दिल्ली पच गया। बनारस ने आपको प्रिपेयर किया दिल्ली आने के लिए। दिल्ली आने के बाद अब बनारस में हम लोग इतना धक्का खा चुके थे कि दिल्ली का धक्का कुछ दिखता नहीं था कि चलो ठीक है यार, ये तो बनारस में भी किया है, यहाँ भी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और ग्रेजुअली जो भी धीरे धीरे जो अनुकंपा थी ईश्वर की, उससे एक रास्ता भी मिलता गया कि ठीक है, करना है, कोशिश अपनी करनी है, कर्म करना है। अब हम लोग कुशीनगर से हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्या ईश्वर है या नहीं है। उनके शिष्य आनंद ने पूछा, सबसे खास उनके शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि ईश्वर शायद है और शायद नहीं है, लेकिन अगर वो है तो वह इंडिपेंडेंट नहीं है। उसको क्या फैसला करना है, इसके लिए उसको मनुष्य के कर्मों को देखना पड़ेगा। तो कर्म तो प्रधान था और आपको ये पता था कि कर्म हमें करना है, बिना कर्म किए तो ये हो नहीं सकता। भाई आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो किसी काम के लिए, या बजरंग बाण का ही पाठ कर रहे हो, या जो भी आप सोच के कर रहे हो, आप शुरुआत करते हो ना, जैसे निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सम्मान, तैके कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो आप कोई कार्य करने जाओगे तब तो पढ़ोगे। या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, आप कब कहोगे? जब कोई कार्य शुरू करने जा रहे हो, जब कोई होगा। आपकी शुरुआत ही नहीं है कोई अगर, तो किस बात के लिए करोगे? तो अल्टीमेटली एक इस धर्म के अंदर ही, इन श्लोकों के अंदर ही एक बात छिपी हुई है कि आपको शुरुआत करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद ईश्वरीय अनुकंपा है ना। अगर आप दिल से कोशिश कर रहे हो तो आपको मिलेगा। सो ब्यूटीफुल। तो मतलब आपको ये फील हुआ है कि वो ईश्वरीय कृपा ने आपको लाइफ में हमेशा फॉलो किया है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ने हमेशा फॉलो किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप इसी से भाग्य में बिलीव करते हैं? और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, और बहुत से आपके व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे और हमारे व्यूअर्स भी, कि बहुत से एस्पायरिंग लॉयर्स होते हैं, उन्होंने ठाना होता है कि मुझे लॉयर बनना है, टैलेंट भी होता है, बट लाइफ उनका पाथ किसी कारणवश इस तरह बदल देती है कि वो उस फील्ड में जा ही नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके भाग्य का दोष है, या फिर सही टाइम पे सही जगह पर ना होने का दोष है? इसमें आप किस चीज़ को मानते हैं? अब देखिए, मैं इसके लिए एक उदाहरण दूंगा पहले आपको। हमारी जो वकालत है ना, अब आजकल तो चलिए एक लॉ फर्म्स भी आ गई हैं, बाकी चीज़ें भी आ गई हैं, सीनियर्स भी पैसे देते हैं अब। लेकिन जब हम लोग आए थे तो आपको किसी सीनियर ने काम पे रख लिया, यही बहुत था कि हमने काम का मौका तो दिया आपको, हमें आपसे ले नहीं रहे पैसे, यही बहुत बड़ी बात है। देना तो दूर की बात थी। तो हमारे जैसे लोग जो गांव से आए थे, उनको आप ये सोचे ना कि कैसे रहेंगे आप खाना क्या खाएंगे, और घर से पैसे इतने आपको मिल नहीं सकते थे, तो कैसे जीवन चलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको मैं बताऊं कि इस शहर के अंदर उस समय आना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने साइड में जर्नलिज्म शुरू कर दिया, पैसे आने लगे, और भाग्य से हमारा अच्छा था, जर्नलिज्म बहुत बढ़िया चला। डीडी के लिए हम प्रोग्राम करते थे, खूब अच्छा प्रोग्राम चलने लगा, अच्छे ऐड मिलते थे, और उस टाइम पे हम लोग 1.5-2 लाख महीने के बचा लेते थे। तो एक काम हो गया, ईश्वर ने वो मौका दे दिया हमको, वरना कहाँ टेलीविज़न, कभी सोचा भी नहीं था। टीवी पहली बार हमने 82 में देखा है हम लोगों ने, जब एशियाड शुरू हुआ तब तो जाके टीवी देखा हम लोगों ने पहली बार, वो भी किसी और के घर।
तो आपको कहाँ पता होता है कि क्या होने वाला है, किस तरह से ये चलने वाला है। लेकिन ये सब जो ये सारी चीज़ें हैं वो चल गई। अब ऐसे ही जब आप वकालत में, अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है। उनको जब आप लॉ ख़त्म करते हो 5 साल का तो आपको पहली नौकरी मिल जाती है। अब आप ये सोचें कि हम काम किए बिना, जैसे भी मैंने किसी बच्चे को रखा, मान लीजिए रिसर्च का काम दिया उसको नहीं आता है, अगर वो बोले कि सर हमें मालूम नहीं है सर, मैं सीखना चाहता हूँ, आप उसको सिखा दोगे जी। लेकिन वो बोले नहीं और काम भी नहीं करे तो फिर वो टिक पाएगा आपके यहाँ? नहीं टिक सकता। ऐसे ही कोई बच्चा ऐसा हो जो बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ कि उसको नहीं आता है, जब तक वो कहे नहीं कि हमें आता है। आप कोई चीज़, जैसे हमारी प्रोफेशन में क्या होता है, बाकी प्रोफेशन में गुंजाइश है, आप घुमा फिरा के बात कर सकते हो। हमारे यहाँ बात या तो आपको मालूम है या नहीं मालूम है, आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यही दो ही बातें हैं। एआई वगैरह सब आ गया है, इसके बावजूद आपको अपना दिमाग तो चाहिए उसके अंदर यूज़ करने के लिए, उसमें क्या डालें क्या नहीं डालें, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, कलेक्ट क्या करना है, हाईलाइट किसे करना है, ह्यूमन इनपुट, वो आपको पता होना चाहिए। और जब वो बच्चे साथ में बैठते हैं, उन बच्चों का भी मुझे लगता है कि अच्छा ही होता है उस तरह से देखने के लिए। अब अगर कोई बच्चा करना चाहता है काम, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जब सेकेंड ईयर आप पास करते हो तो आपने कैरियर को डिसाइड कर लो कि आप जज बनना चाहते हो, आप वकील बनना चाहते हो, आप किसी और फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर आप मान लो कि आपको आईपीआर में काम करना है तो अभी से ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट पे लग जाओ, सीखते रहो, काम जजमेंट पढ़ते रहो। बाकी पढ़ाई एक जगह, इस पे भी 1 घंटे 2 घंटे दो इसके ऊपर जी। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें क्रिमिनल लॉ करना है तो आप सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस ये सब पढ़ते शुरू कर दो अभी से। 3 साल में आपका ठीक हो जाएगा। केसेस पढ़ते रहो, हियरिंग सुनते रहो। अब तो सब वर्चुअल है, कोर्ट्स आजकल वर्चुअल अवेलेबल है, हाई कोर्ट्स वर्चुअल अवेलेबल है, आप देखते रहो हियरिंग उसकी। जब आप निकलोगे पहली बार तो आपको काम मिल जाएगा और आपको काम को लेकर के कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कई बार क्या होता है आपको बताऊं मैं, जैसे कोई बच्चा लॉ करके निकला, पढ़ने में बहुत अच्छा है मगर सामाजिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, घर वाले उसको फंड नहीं कर सकते, उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गया, उसको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। बाकी बच्चे तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार पे टिके हुए हैं। मिनिमम सैलरी अब 18,500 कर दिया बार काउंसिल ने। मान लो 20,000 मिलता है, 25,000 मिलता है, 30,000 मिलता है, अब आपको 1.5 लाख मिल रहा है। दूसरा बच्चा जो पीपी के टेस्ट में फेल हो गया, कुछ दिनों के बाद वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, जज बन गया और वो पीपी उसकी कोर्ट में काम कर रहा है। तीसरा बच्चा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बन पाया, बाद में एचजेएस बन गया, वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गया और वो जो आपका जो पीसीएस जे था या जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट था वो उसके साथ काम कर रहा है। चौथा जो शायद उससे भी खराब था, आपको मान सकते हो या अच्छा भी मान सकते हो, उसने मेहनत की, आगे चल के वो हाईकोर्ट जज बन गया। वो उसका एसीआर दिख रहा है, उसका एपीआर लिख रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी प्रिसाइडिंग जज है, उसको देख रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जज है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपने लॉ के प्रोफेशन में एक अच्छी बात यह है कि आप जब जगे तब सवेरा। आपने मान लो आज तक पढ़ाई नहीं की आपने, कोई बात नहीं, अब कर लो। आपको आज काम करने का मन नहीं है, मत करो, आप छोड़ सकते हो। आपको 1 साल के बाद काम करना है, ठीक है भाई 1 साल आप पढ़ाई कर लो कुछ और, फिर कर लेना, बुराई क्या है। लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो स्पर्धा है, आपकी जो इच्छा है काम करने की, वो नहीं मरनी चाहिए। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया और आप उसके लिए काम कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई समस्या होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप टॉप लॉयर बन जाओगे, किस्मत है तो कि आप कई बार वहाँ पहुँचते हैं, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चीज़ें मिल जाएं। अब देखिए आजकल सब कुछ तो पॉलिटिकल हो गया। कोई एडवोकेट जनरल तभी बनेगा जब आपकी पार्टी की सरकार आएगी। अटॉर्नी जनरल आप तब बनोगे जब आपकी पार्टी आपको केंद्र में होगी, आपको पसंद करेगी। अब मेरिट की बात तो है नहीं। अब ये तो है नहीं कि मेरिट पे आप क्वालिफाई करोगे और मेरिट पर आप एएसजी बनोगे, मेरिट पे आपको काम मिल सकता है। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरनल मोटिवेशन, जैसे अगर मैं आपकी स्टोरी भी देखूं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज़्यादा हमारे अंदर की मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे भाग्य को क्रिएट करने में। आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए बिल्कुल सही है। अगर आपका हार्ड वर्क नहीं है तो आप भाग्य का तो कोई महत्व है नहीं। भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो बात नहीं कहता मैं। कर्म भी करिए, फल की इच्छा भी रखिए, अच्छा तब जाके होगा। अगर आप इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं तो आपको तो कर्म भी करना है और फल भी चाहिए। जब तक आपको पता नहीं है, आप चाहे लाख गीता का उपदेश था कि फल की चिंता मत करो, मगर फल तो चाहिए था ना। महाभारत का युद्ध आपको जीतना था, बिल्कुल आपको मालूम था कि हमें युद्ध जीतना है और इसको जीतने के पर्पज के लिए ये उपदेश दिया जा रहा था कि आप जंग करो और जीतो।